नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं तर्कशास्त्र। जानेंगे कि तर्कशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और जो तर्कशास्त्र है उसका विषय क्षेत्र, तर्कशास्त्र का परिभाषा और साथ ही साथ इसके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, ये तो परीक्षा के दृष्टि के साथ साथ जीवन में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर हम किसी सब्जेक्ट को विषय की तरह ही पढ़ेंगे तो वो खाली परीक्षा को पास होंगे, परीक्षा देंगे और उसके बाद फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों के पाठ्यक्रम में लॉजिक है और उसके बाद जो पाठ लगा है उसका कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान है, इसके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए हम जब पढ़ेंगे तो एकदम एक्टिव लर्निंग करेंगे, यानी सक्रिय लर्निंग करेंगे। जहाँ भी डाउट होगा आप लोगों को वहाँ तुरंत कमेंट करके पूछेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर टीम द्वारा आप लोगों के कमेंट का एकदम बेहतरीन जवाब मिलेगा और संतुष्ट करने वाला जवाब। तो चलिए बात करते हैं तर्कशास्त्र के ऊपर। देखिए, जो तर्कशास्त्र शब्द है वो लोगोस से बना है। लोगोस, इसका अर्थ होता है शब्द या विचार। लोगोस का अर्थ होता है शब्द या विचार। देखिए, इसको समझना क्या है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका स्वाभाविक गुण होता है कि वो विचार करता है। वो सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सत्य की खोज करता है। तो अब हम लोग समझेंगे इसको बढ़िया से अच्छे से कि मनुष्य का स्वाभाविक गुण क्या है, विचार करना। जैसे आप लोग इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के विचार आपके मन में होगा। अब विचार करेंगे तो उसमें दो प्रकार के विचार आएगा, एक विचार होगा सत्य और दूसरा होगा असत्य। तो देखिए, हर व्यक्ति का जो विचार है वो चाहता है कि सत्य की खोज करे, असत्य को अलग कर दे, सत्य उसमें से निकाल दे। देखिए, जो ये लोगो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, शब्द है विचार। अब उसके बाद क्या करता है, मानव मस्तिष्क का जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक गुण है क्या, विचार करना। विचार करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम होगा। जैसे ज्ञान दो प्रकार का होता है। अब ज्ञान दो प्रकार का है तो कौन कौन है, एक ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा है अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चौक है, तो ये जो चौक है, मैंने किसी भी अगर यहाँ पे उपस्थित स्टूडेंट से पूछूं कि ये जो क्या है तो आप बोलेंगे कि चौक है, यानी देखे और तुरंत बता दिए, यानी कि प्रत्यक्ष है और इसके ऊपर कोई तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो देखे और तुरंत बता दिए। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ लिखे और आप हमारे पीछे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लिखे किसके माध्यम से, चौक के माध्यम से। चौक क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इसके माध्यम से मैंने जो लिखा और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष ज्ञान है। उसका खोज करना है कि क्या लिखा गया है। अब इससे विभिन्न प्रकार के तर्क हो जाएगा कि ये लोगों से लिखा गया है या कुछ और लिखा गया है, तो सत्य की खोज करेंगे हम। ध्यान दीजिए इसमें। देखिए, शुरुआत में जो ये तर्कशास्त्र था वो नियामक विज्ञान का विषय था, लेकिन अब वर्तमान में इसे गणित के रूप में भी थोड़ा सा लिया जा रहा है, रीजनिंग, जो कि यानी कि विधायक विज्ञान का भी अब विषय क्षेत्र के रूप में आ गया है। देखिए, अब समझने का तात्पर्य क्या है कि ये विधायक और नियामक विज्ञान होता क्या है, इसका हम लोग चर्चा किए हैं। तो ध्यान दीजिए, विधायक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें तथ्यों का वर्णन ज्यों का त्यों किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मुझे देखा और मुझे देखने के बाद बोला कि लड़का है कि लड़की है, तो वो तुरंत आप बोल देंगे कि अरे भाई क्या है, लड़का है। तो मतलब क्या हुआ कि हम जैसा देखें और वैसा ही वर्णन कर दिए। तथ्यों का ज्यों का त्यों वर्णन करेंगे, वो विधायक विज्ञान हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब वस्तु के आधार पर होगा। वस्तु कैसा है उसका तुरंत वर्णन, यानी वस्तु के वास्तविक रूपों का वर्णन करना विधायक विज्ञान कहलाएगा। अब ठीक इसके विपरीत नियामक विज्ञान हो जाएगा। एक ही चीज रहेगा, एक ही वस्तु रहेगा, लेकिन उसका वर्णन ज्यों का त्यों नहीं होगा। अब अन्य लोग अपना अलग अलग मत देंगे। अब जैसे तर्कशास्त्र की परिभाषा के विषय में ले लेते हैं। कोई एल्ड्रिच आके बोलते हैं कि जो तर्कशास्त्र यानी लॉजिक जो है वो कला का अध्ययन है। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ क्या नाम है कि आपका लॉजिक इज द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ रीजनिंग, यानी कि कला का अध्ययन करना है। अब फिर उसके बाद आके इरविन एम कॉपी बोल देंगे कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग, यानी कि सत्य से असत्य को अलग करने वाला है। कोई आके बोल देगा कि जो लॉजिक है वो विज्ञान है, यानी तर्कशास्त्र क्या है, विज्ञान है। और कोई आके बोल देगा कि तर्कशास्त्र कला है, कोई दोनों बोल देगा कि तर्कशास्त्र विज्ञान और कला है। तो जो ये परिभाषाएं, तर्कशास्त्र एक है, परिभाषा अनेक है। तो ये नियामक विज्ञान का चित्र हो गया। समझ में आ गया। विधायक विज्ञान क्या होता है, विधायक विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें तथ्यों का ज्यों का त्यों वर्णन होता है, और नियामक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसमें तथ्यों का वर्णन ज्यों का त्यों न होकर बल्कि सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आत्मनिष्ठ होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र के विषय में। तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र,
और एक टॉपिक है तर्कशास्त्र का स्वरूप। देखिए उससे पहले स्वरूप के विषय में जान लेते हैं, स्वरूप क्या है, उसके बाद हम तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र जानेंगे। देखिए स्वरूप, अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं कि जो बिच्छू है उसका स्वरूप क्या होता है, तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है कि उसका स्वरूप है डंक मारना। ठीक इसी प्रकार तर्कशास्त्र का भी कोई ना कोई क्या होगा, स्वरूप होगा। स्वरूप मतलब स्वयं का रूप। तो देखिए इसमें क्या बताता है तर्कशास्त्र का विषय स्वरूप के अगर विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग, तो तर्कशास्त्र के विषय में क्षेत्र में कहेंगे विषय स्वरूप में कि ज्ञात सत्य से अज्ञात सत्य की विषय में मूल्यांकन या विवेचन करना तर्कशास्त्र का विषय स्वरूप है। यानी यहां पर देखिएगा, ये ज्ञात सत्य है और ये अज्ञात सत्य है। खोज दोनों परिस्थितियों में सत्य की हो रहा है, लेकिन ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात के माध्यम से अज्ञात तथ्यों का विवेचन करना, मूल्यांकन करना, खोज करना तर्कशास्त्र का विषय स्वरूप है। जिस प्रकार से बिच्छू का स्वरूप होता है डंक मारना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए भी कोई ना कोई विधि होगा। जैसे कि बिच्छू डंक मारता है तो कैसे मारता है, उसकी प्रक्रिया होती है। तो ठीक इसी प्रकार इसकी दो विधियां हैं। एक विधि है निगमनात्मक विधि और दूसरी है आगमनात्मक विधि। मेथड ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल, मेथड ऑफ इंडक्टिव प्रिंसिपल। देखिए निगमनात्मक विधि क्या होता है। इसको थोड़ा समझना है। देखिए इसमें जो सामान्य है, सामान्य से विशेष की ओर आगे बढ़ेगा। यह विधि सामान्य से विशेष की ओर आगे बढ़ेगा, सभी के माध्यम से एक की ओर आगे बढ़ेगी। जैसे कोई स्टेटमेंट, कोई युक्ति है, कहता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब आके बोला कि एक रात मनुष्य है, निष्कर्ष निकालेंगे कि एक रात मरणशील है। जैसे इसको समझेंगे, सभी मनुष्य मरणशील हैं, एक रात मनुष्य हैं। निष्कर्ष होगा कि एक रात मरणशील। देखिए सभी से एक के विषय में बात हो रहा है, सभी से एक के विषय में बात हो रहा है। देखिए सभी मनुष्य मरणशील है, उसके बाद क्या है, एक रात मनुष्य है, इसलिए एक रात मरणशील है। क्या हुआ, यहां पे सभी, यहां पे एक रात, यानी क्या कर सकते हैं कि ये सामान्य के विषय में बात किया है, सामान्य। और फिर व्यक्तिगत किसी एक के विषय में बात किया, विशेष के विषय में बात किया है। ये सामान्य से विशेष निगमनात्मक विधि है। इसका याद करने का ट्रिक भी अगर देखना है तो स वी नी। देखिए स से सामान्य, वी से विशेष और नी से निगमनात्मक विधि। सविनी यानी सामान्य से विशेष निगमनात्मक विधि। सामान्य से विशेष, सभी से एक, सामान्य से विशेष कौन सी विधि, तो निगमनात्मक विधि। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर्स टीम द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगमनात्मक विधि। ये विधि जो निगमनात्मक विधि है उसका विपरीत है। इसमें क्या है, सामान्य से विशेष, सभी के माध्यम से एक, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा। इसका होगा कि विशेष से सामान्य की ओर जाएगा, विशेष से सामान्य की ओर। जैसे एक स्टेटमेंट है कि राम मरणशील है, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है। और फिर उसके बाद है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों मनुष्य हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पे फिर से एक बार समझेंगे। अगर थोड़ा अच्छा, अगर नीचे चला गया हो, कैमरा में नहीं आया हो तो ऊपर लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे लिख देते श्याम मरणशील है, उसके बाद राम मरणशील है, और फिर ये दोनों क्या है, मनुष्य।
अब निष्कर्ष निकलेगा कि जो ये मनुष्य है, ये जो मनुष्य है वो मरणशील है। देखिए इसमें विशेष की बात हो रहा है, श्याम की, राम की और उसके बाद फिर सभी की। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी की, मनुष्य मरणशील है। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि निगमनात्मक विधि में सामान्य से विशेष होगा, आगमनात्मक में उसका उल्टा विशेष से सामान्य होगा। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं और ये तर्कशास्त्र के विषय स्वरूप के विषय में आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तर्कशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है। जैसे मान लो कि बिच्छू है, अब बिच्छू डंक मारती है तो कहाँ कहाँ मारती है, किस क्षेत्र में मारती है, वो उसका विषय क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से तर्कशास्त्र का भी एक अपना विषय, यानी तर्कशास्त्र के विषय क्षेत्र के विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या होता है। देखिए ये जो, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जैसे बिच्छू का स्वरूप है डंक मारना, ठीक उसी प्रकार तर्कशास्त्र का भी कुछ स्वरूप है। और डंक कहाँ मारता है, बिच्छू का कहाँ क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, तो वो आ जाएगा आपके तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का तात्पर्य समझिए कि इसका जो अध्ययन है वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे एक फर्स्ट ईयर में आप लोग जिसका एथिक्स होगा वो पढ़ा होगा जॉन स्टुअर्ट मिल के विषय में। उनका यही सिद्धांत है, जैसा कि मैंने परिभाषा के रूप में बताया है, कि ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का विवेचन करना है और उनमें प्रयुक्त होने वाली, उपयुक्त होने वाली साक्ष्य का मूल्यांकन करना है। इसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद उन्होंने अपनी इस परिभाषा के अनुसार 4 भागों में तर्कशास्त्र के विषय क्षेत्र को विभाजित किए हैं। देखिए तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र, इसमें परिभाषा किसका है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल। परिभाषा क्या है, ज्ञात सत्य से अज्ञात सत्य का विवेचन करना है तथा उनमें प्रयुक्त होने वाली तथ्यों साक्ष्यों का भी मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो उसके अनुसार से यहाँ पे 4 भागों में आपका विभाजित हो जाएगा। पहला है विभिन्न प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन। पहला विभिन्न प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन। देखिए जो परिभाषा दिए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उनके अनुसार से इसके विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग का नाम है विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एक मेरा दोस्त था शिवम, अब उसको क्या खरीदना है, बाइक खरीदना है। बाइक खरीदना है तो बाइक खरीदने से पहले अपने मन में विचार करेगा, बाइक को देखेगा, उस पर तर्क करेगा और फिर अंततः निर्णय लेगा कि मुझे बाइक खरीदनी है। ठीक है, जैसे तो इसमें क्या आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं में पहला विचार करेगा, दूसरा उस पर तर्क करेगा और अंततः निर्णय लेगा। यानी कि इसमें 3 क्रम आ जाएंगे, क्या क्या, विचार, फिर उसके बाद तर्क करेगा और उसके बाद फिर निर्णय लेगा। ठीक है, तो पहले विचार करता है, फिर उसके बाद तर्क करेगा, फिर उसके बाद निर्णय लेगा और फिर आता है हमारे पास और कहता है कि भाई इसका थोड़ा सा जो कागज वागज है सब देख लो, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये एक प्रकार का प्रमाण पत्र है कि गाड़ी कब खरीदा गया, फर्स्ट हैंड है या सेकेंड हैंड है। तो कोई ना कोई उसका जो प्रमाण पत्र होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो पत्र है, उसके विषय में देखेंगे। यानी कि वो क्या है, साक्ष्य है। तो यानी कि दूसरा आपका हो जाएगा साक्ष्य। अब क्या करेगा वो कि साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन करने में जो भी क्रियाएं आएंगी उसका फिर अध्ययन करेगा। अब लाएगा कागज, हम पढ़ेंगे और कहेंगे कि यार देखो कंडीशन देख के तो ठीक लग रहा है लेकिन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी है। तो कहता है कि अरे रोशन भाई, एकराट भाई, ऐसा है कि देखो ये जो कागज है वो क्या है कि बढ़िया है, ऐसा है कि गाड़ी ठीक ठाक है, ले लेते हैं। तो चलो नहीं मानोगे तो ले लो।
तो पहले वाले में क्या है, विभिन्न प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। पहले उसे देखेगा बाइक को, फिर उसके बाद उस पर विचार करेगा, फिर उस पर तर्क करेगा, फिर अंतर निर्णय यानी कि बनाएगा कि मुझे बाइक खरीदनी ही है। फिर दूसरे वाले में क्या है, साक्ष्य, उसके बाद उसका कागज पत्र लाएगा, उसको मुझे दिखाएगा, पूछेगा कि लेना है कि नहीं। मैं तो साफ मना करता हूँ भाई कि मत लो, दूसरी लो, फर्स्ट हैंड ले लो, सेकंड हैंड मत लो। नहीं तो अगर सेकंड हैंड लोगे तो कोई ना कोई खराबी है तभी तो बेच रहा है, नहीं मानता है। अच्छा, फिर आगे बात बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, साक्ष्य वाले में उसका जो भी प्रमाण है उसके विषय में उसका अध्ययन करेगा। फिर वही वाला विधि मैंने लॉजिक पढ़ा था, तो लॉजिक के माध्यम से मैंने बोला कैसा है कि अब इसकी दो जो विधियां हैं, ज्ञात से यानी तीसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, ज्ञात से अज्ञात वाला। ज्ञात से अज्ञात यानी कि क्या है, जो इसकी विधियां हैं, ज्ञात सत्य से अज्ञात सत्य की खोज करना है। हमारे पास क्या है, बाइक है, ज्ञात है। अज्ञात का है कि चल रही है कि नहीं, है ना। ज्ञात का है, बाइक है, ज्ञात सत्य बाइक है, लेकिन अज्ञात सत्य का खोज करना जिसके विषय में हमें पता नहीं कि गाड़ी चलती है या नहीं चलती है। इसे चला कर देखा जाए। इसके लिए दो विधियां हो गई, कौन कौन अभी बताया मैंने, एक निगमनात्मक और दूसरा आगमनात्मक। निगमनात्मक का लेक्चर मैंने अभी किया है। निगमनात्मक मतलब सामान्य से विशेष, सभी से एक, सौवीनी ट्रिक है ये। और उसके बाद आगमनात्मक, आगमनात्मक क्या है, विशेष से समान हो गया। तो ये दो विधियां के माध्यम से क्या करेगा, वो ज्ञात से अज्ञात तत्वों का विवेचन करेगा। और चौथा जो लास्ट वाला आता है, इसी में है निगमनात्मक और आगमनात्मक को थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेगा। चौथा वाला आ जाएगा आपका निगमनात्मक और आगमनात्मक। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें ज्ञात से अज्ञात के विषय में जब विवेचन करेगा तो उसकी दो विधियां हैं, लेकिन वो दोनों विधियां में जो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा वो उसकी चौथी मेथड आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात तीसरा, और उसके बाद उसमें दो विधियां, निगमनात्मक और आगमनात्मक, ठीक है। अब निगमनात्मक और आगमनात्मक में जो साक्ष्य प्रस्तुत होगा वो उसकी चौथा प्रक्रिया है। तो चौथा प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे हम लोग। देखिए निगमनात्मक में क्या होगा, इसमें कुछ नियम है, जैसे व्याघात का नियम, मध्य परिहार का नियम। तो अब क्या होगा कि मैंने कहा कैसा है कि गाड़ी चलाओ और चला के देखो कि कहीं मध्य परिहार मतलब समझ लो, समझने के लिए कि कहीं बीच बीच में बंद तो नहीं हो रही है, रास्ते में कहीं बंद तो नहीं हो जा रही है। व्याघात मतलब थोड़ा सा झटका उटका तो नहीं दे रही है। तो वो चलाता है, अपना देखता है, कहता है कि ठीक है भाई बढ़िया है। फिर उसके बाद आता है ये क्या हो जाएगा, निगमनात्मक में आ जाएगा मध्य परिहार का नियम, व्याघात का नियम, ठीक है। उसके बाद फिर आगमनात्मक विधि आएगा। आगमनात्मक विधि में आपका आ जाएगा सहज गुण, आकस्मिक गुण। हम बोलें कि अब सब ठीक हो गया है, ऐसा है कि ये चीज देखो कि कितना सहज है और कितना आकस्मिक प्रक्रियाओं को भी बर्दाश्त कर लेती है। उसके हम बोलता है यार समझ में नहीं आया, तो हम कहें दो बाइक अब हम चलाएंगे। हम जब चलाएं 100 की रफ्तार में, साला इंजन फेल हो गया। दिखने में तो लग रही थी बढ़िया, सहज गुण, एकदम लुक बड़ा परफेक्ट था, लेकिन 100 से ज्यादा रफ्तार वो नहीं भाग पाएगी, इंजन फेल हो गया। तब हम बोले कि यार बोले तो ना बाइक मत लो, सेकेंड हैंड, दूसरी यानी कि फर्स्ट हैंड बाइक खरीदो। देखो इसके माध्यम से लॉजिक पढ़ते पढ़ते ये विज्ञान हो गया कि भाई जो भी लो फर्स्ट हैंड लो। हालांकि अब बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें फर्स्ट हैंड का संभावना बड़ा कम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तैयार करेंगे, और इसमें जो भी टॉपिक है अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर ग्रुप द्वारा आपकी कमेंट का बेहतरीन जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।